त्योहारों का सीजन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि जब त्योहारों का सीजन चलता है तो लोग प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और खास करके जब प्रॉपर्टी की कीमत नीचे हो, मंदी का दौर चल रहा हो, तो ऐसे दौर में प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं लोग। कम कीमत पर खरीदेंगे प्रॉपर्टी और ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश होती है। लेकिन वो कौन सी स्थिति होगी जब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, किस तरीके से खरीद सकते हैं, और क्या ये दौर जो अभी चल रहा है, इस दौर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए? लोगों की नौकरियां जा रही है, एआई के कारण आईटी के सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर्टी में गिरावट देखी जा रही है, सेलिंग ज्यादा है, परचेज कम है। तो अगर आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी नौकरी स्थिर नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, तो आप किन परिस्थितियों में और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहां खरीदेंगे, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 40 साल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करें, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं? अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, बात करें हम दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, तो ये वो सिटीज हैं जहां पर पिछले कुछ महीनों की बात कर लें तो वहां पर बिक्री में बहुत तेजी देखी जा रही है और खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है। यानी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले कम हैं, लेकिन बिल्डर चाह रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें, क्योंकि ज्यादा दिनों तक अगर उनकी प्रॉपर्टी रुकी रह गई तो फिर उनके जो कैपिटल्स हैं वो फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बिल्डर तो यही चाह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन जो मंदी का दौर अब चल रहा है, जिस तरीके से एआई बहुत हावी हो गई है, जिसके कारण आईटी सेक्टर्स में बहुत गिरावट देखी जा रही है, वहां पर कई लोगों की नौकरी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मार्केट है वो बहुत ही टूटा हुआ है, खास करके जो बड़े शहर हैं वहां पर। अगर पिछले साल की तुलना में इस अवधि की बात करें, अगर आजकल के महीनों की बात करें, तो लगभग जो यहाँ पर गिरावट देखी गई है, करीब अगर हम केवल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो वहां पर 17% की गिरावट देखी गई है। जी हाँ, 17% मार्केट नीचे गया है। पिछले साल इसी दौरान करीब 59,816 फ्लैट बेचे गए थे एमएमआर में, मेट्रोपॉलिटन रीजन है मुंबई का, वहां पर। और अगर हम इस बार की तुलना करें तो इस बार 49,514 फ्लैट्स बेचे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 10,000 फ्लैट्स नहीं बिके, गिरावट आई है, जबकि बिल्डर ये मानकर चल रहे थे कि ज्यादा हमारी फ्लैट्स बिकेंगे। तो यही वो मंदी का दौर है जब फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, कम बिक रहे हैं, लेकिन ये आपदा में अवसर जैसा मामला है। जहाँ आपदा में अवसर, इसका मतलब ये कि अगर सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो जाती है तो रेट में गिरावट आती है, और यही देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में। यानी कि वहां पर कुछ जगहों पर, कुछ प्रॉपर्टी जो सेगमेंट है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, वहां लगभग 10 से 12% की गिरावट देखी जा रही है। अब बात ये करते हैं कि अगर मंदी का दौर है, गिरावट है प्रॉपर्टी मार्केट में, तो आपका इस वक्त में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं? और अगर हम इसको 2-3 कंडीशंस में बांट दें, यानी कि पहला कंडीशन ये कि आपकी नौकरी अगर स्थिर नहीं है तो आप ये जोखिम ना लें, क्योंकि अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में बैंक बैलेंस है, यानी सेविंग्स आपके पास बढ़िया है, और आपकी जो सैलरी है उसमें ईएमआई आपकी जो सैलरी का 40% हिस्सा है, अगर उससे ज्यादा आपको ईएमआई देना पड़ रहा है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कम कीमत में प्रॉपर्टी मिल सकती है।
और ये दौर 2-4 महीने और रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद प्रॉपर्टी का बढ़ना यानी कि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो दूसरे पायदान की बात करें कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कम कीमत में, तो वो प्रॉपर्टी पहली बात हम कर लें तो नीलामी वाली जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर कोई किसी की नौकरी सही नहीं चल रही या फिर कोई ईएमआई देने में सक्षम नहीं है और उसकी नीलामी हो रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं। बैंक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो डिस्ट्रेस सेलिंग की, यानी कि अगर मेरी नौकरी चली गई है या फिर मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से मेरी जो लागत है वो निकल जाए और उस केस में करीब प्रॉपर्टी 15 से 30% की गिरावट के साथ में बेची जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि आपको उसके रिकॉर्ड्स चेक कर लेने होंगे। जो रजिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी हिस्ट्री है वो देख लीजिए, उस पर किसी तरीके का लोन तो ड्यू नहीं है, सारे पेपर सही हैं। सब कुछ देखने के बाद ही आप इस तरीके से जो डिस्ट्रेस सेलिंग है या नीलामी के माध्यम से जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि मैंने बताया था कि ज्यादा सप्लाई है, डिमांड कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बिल्डर के साथ बैठ करके डिस्काउंटेड रेट पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि बिल्डर को हर हाल में अपना कैपिटल जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो निकालना होता है। और साथ ही कई फाइनेंसर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब वो देखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने या 6 महीने में भी उनको बहुत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो बेसिक प्रॉफिट पर भी आपको वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। लेकिन वहां पर भी कंडीशन यही है कि आपको सारे पेपर चेक कर लेने होंगे। जो मालिकाना हक है वो चेक कर लेना होगा, जो रजिस्ट्री है वो चेक कर लेनी होगी, उसका जो म्यूटेशन है वो सारी चीजें जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स होती हैं वो आपको चेक कर लेना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिल्डर से हम लेते वक्त किस चीज को प्राथमिकता दें? क्या हमें प्री लॉन्च वाले में जाना चाहिए, यानी कि जो अभी लॉन्च हुआ है लेकिन उसमें अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू नहीं हुआ है, तो प्री लॉन्च वाले में क्या हम जा सकते हैं या फिर हमें रेडी टू मूव में जाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है आज का जो दौर है उसमें और अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी नौकरी स्थिर है, आपके पास हर वो चीज है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको रेडी टू मूव में जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो प्री लॉन्च वाले जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें करीब 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन साथ में उसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि अगर आप प्री लॉन्च वाली प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आने वाले दिनों में बिल्डर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है, या फिर अथॉरिटी से किसी तरीके का अगर कोई एनओसी है वो उसको नहीं मिल पाता है, अगर प्रॉपर्टी जो पूरा उनका है वो अटक जाता है, अधर में अटक जाता है, अगर वो जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो कई कारणों से रुक सकता है, तो वैसी स्थिति में आपकी मोटी रकम फंसी हुई रह सकती है। कई मामले ऐसे देखने में मिले हैं कि जो भी है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उन्हें 10 साल, 12 साल, 15 साल तक इंतजार करना पड़ा है। तो इस दौरान आप ईएमआई भी दे रहे होते हैं और रेंट भी दे रहे होते हैं, तो ये बड़ा ही दुखदाई वक्त होता है जब आप इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके पास पैसे उपलब्ध हों, आपकी नौकरी स्थिर है, हर तरीके से आप अच्छे कंडीशन में हैं, तो आपको रेडी टू मूव ही लेना चाहिए। भले ही वो 10 से 20% महंगा मिले, लेकिन आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी, तो आपको रेडी टू मूव में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस जगह पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो मुंबई का मार्केट है, जो एमएमआर की बात कर लें, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होगा, बहुत महंगा मिलेगा वहां पर, और उसे जो रिटर्न आना है वो परसेंटेज वाइज बहुत ही मिनिमम सा होगा, लगभग वैसा ही रिटर्न होगा जैसा आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग वैसा ही रिटर्न आपको प्रॉपर्टी में मिलेगा। और इसी तरीके से जो ऑलरेडी डेवलप जो भी सिटीज हैं, चाहे बेंगलुरु की बात कर लें, चाहे पुणे की बात कर लें, पुणे की जो आउटस्कर्ट्स एरिया है वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो उसमें भी आउटस्कर्ट्स एरिया है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन सिटी में आप इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि
अभी जो दौर चल रहा है उसमें अगर आप ऊंची कीमत में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आने वाले दिनों में आप बेहतर रिटर्न पाने की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। और अगर सबसे अच्छी जगह की बात हो रही है, हैदराबाद में भी लगभग यही कंडीशन है, लेकिन हैदराबाद में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को फिलहाल नहीं मिला है। अगर सबसे अच्छी कंडीशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, और खास करके जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जो नोएडा का इलाका है, गाजियाबाद का इलाका है, तो और ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है, ये वो इलाके हैं जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। साथ ही जो योगी सरकार है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कई तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, तमाम नए नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लेकर के आ रही है, और वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा इलाका है, अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, तो यहाँ की कनेक्टिविटी भी बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो डेवलपर्स आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर सिटीज डेवलप की जा रही है, इंडस्ट्रियल बिल्ड डेवलप किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। एक्सप्रेसवे, यहाँ पर कई एक्सप्रेसवे हैं, कई लिंक एक्सप्रेसवे हैं, कई हाईवेज हैं, कई स्टेट हाईवेज हैं, और जेवर एयरपोर्ट के तौर पर यहाँ पर ग्लोबल कनेक्टिविटी है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा इलाका है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनके मुताबिक इस पूरे इलाके में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल होने की स्थिति में हो सकती है। हालांकि ये सारे एक्सपर्ट्स के राय हैं, तमाम डाटा को एनालिसिस करने के बाद वो इस तरह की राय देते हैं। तो आप इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही तमाम पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या आपकी कंडीशन होगी जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो मैंने पहले बता दी आपको, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, दिल्ली एनसीआर से में प्रॉपर्टी में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक्सपर्ट्स के नंबर हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और आपको हर तरीके से जानकारी दी जाएगी। अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फोन नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी मांग सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।